नमस्कार, मैं गरिमा सिंह। भारत एक्सप्रेस पर हम लेकर आए हैं सत्य, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें कैमरा, रिपोर्टर, राइटर हम सब मिलकर सत्य का संधान करते हैं, क्योंकि सत्य देखना और दिखाना बेहद जरूरी है। सत्य को आवाज देना और भी जरूरी है। सत्य में आपको पूरा देश दिखेगा, घटनाएं दिखेंगी, ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखेगी और इन सब के पीछे का वो कड़वा सत्य भी दिखेगा जो अक्सर कई परतों के नीचे दबा होता है। और सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली के शराब घोटाले के सत्य की, क्योंकि सिसोदिया के साथ साथ पूरी आम आदमी पार्टी इस समय बेहद मुश्किल में है। और अगर ये कहा जाए कि दोहरी मुश्किल में है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पहले सीबीआई और अब ईडी का शिकंजा लगातार कस रहा है। आम आदमी पार्टी को मनीष सिसोदिया के आज जेल से बाहर आने की उम्मीद थी, क्योंकि आज ही जमानत पर सुनवाई होनी थी, लेकिन यह भी इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि तिहाड़ जेल से कल ही मनीष सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। और आज इसके ठीक बाद जब पेशी हुई मनीष सिसोदिया की तो 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी राउज एवेन्यू कोर्ट से, लेकिन कोर्ट ने ईडी को 7 दिन की रिमांड दे दी। अब जाहिर सी बात है कि सत्य बेहद पेचीदा नजर आ रहा है शराब घोटाले का, लेकिन फिर भी जांच एजेंसियां कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकली पार्टी के बड़े नेताओं पर करोड़ों के घोटाले का आरोप है और पार्टी के नंबर 2 नेता मनीष सिसोदिया सीबीआई के बाद अब ईडी के भी निशाने पर हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को 7 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। कल शाम ही तिहाड़ जेल में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था और आज कोर्ट के सामने ईडी ने जिन दलीलों के साथ अपना पक्ष रखा, उनमें न सिर्फ आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं बल्कि दक्षिण भारत के भी कई बड़े कारोबारियों और बिचौलियों के इस घोटाले में शामिल होने का तर्क है। ईडी की कोर्ट में दलील: मनीष सिसोदिया, कविता, विजय नायर साजिश में शामिल। मनीष सिसोदिया और कविता लगातार संपर्क में थे। सिसोदिया के प्रतिनिधि के तौर पर मिला विजय नायर। विजय नायर दिल्ली साउथ लॉबी के बीच बिचौलिया था। केजरीवाल सिसोदिया के इशारे पर काम कर रहा था विजय नायर। ईडी ने कविता नायर के व्हाट्सएप चैट का हवाला दिया। विजय नायर और कविता के बीच बातचीत हुई। साउथ लॉबी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपए दिए। शराब नीति में 12% का लाभ पहुंचाया गया। सिसोदिया के कहने पर ही मुनाफा बढ़ाया गया। विजय नायर ने कविता से कहा कि पैसे चाहिए। सिसोदिया ने जांच में सहयोग नहीं किया। ईडी ने कोर्ट में संजय सिंह का भी नाम लिया। पूरा देश देख रहा है प्रधानमंत्री जी, आप में जरा सा भी नैतिक साहस है तो आइए और बताइए मनीष सिसोदिया के घर पे क्या रिकवरी हुई। बताइए इतने सारे छापेमारियों के बाद कितना कैश मिला, क्या क्या बरामदगी हुई, बताइए पूरे देश को। और जहां बरामदगी होती है वहां पर आंख पर पट्टी बांध लेते हो आप लोग। एक तरफ ईडी और सीबीआई के ताबड़तोड़ एक्शंस और गिरफ्तारियों का सिलसिला है, तो दूसरी तरफ सड़क पर सियासत भी चरम पर नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ आज दिन भर बीजेपी ने सड़क पर हल्ला बोला कि भ्रष्टाचार के संरक्षक अरविंद केजरीवाल बार बार ऐसे भ्रष्टाचारियों को जिन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिलती उन्हें कट्टर ईमानदार कहते हैं। ये कट्टर बेईमान है, आज फिर से एक बार स्पष्ट हो चुका है। अरे आप कानून से ऊपर है क्या? कानून को अपना काम करने दीजिए और कानून के तहत ही ईडी की गिरफ्तारी हुई है। आप कानून से ऊपर नहीं है, कानून का सामना करिए। अदालत में ईडी की तमाम दलीलों में विजय नायर, अरुण पिल्लई, के कविता, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया के साथ साथ जो नाम बेहद मजबूती के साथ इस घोटाले के मास्टरमाइंड के तौर पर रखा गया, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। हालांकि भले ही सरकार का ये तर्क हो कि उपराज्यपाल ने शराब नीति को मंजूरी दी, लेकिन मुमकिन है कि कैबिनेट के मुखिया के तौर पर बहुत जल्द जांच एजेंसियां केजरीवाल से भी सवाल जवाब कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो सवाल जवाब हो सकता है, क्योंकि कौन जानता था 6 महीना पहले कि दिल्ली का शराब घोटाला पूरे देश में सुर्खियां बटोरेगा। और न सिर्फ सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बल्कि ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इस मामले की सत्य तक पहुंचने का प्रयास करेंगी। मेरे सहयोगी राकेश सिंह इस समय मेरे साथ हैं, वो ज्यादा बेहतर सत्य आप तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि वो हर सुनवाई में कोर्ट रूम में मौजूद रहते हैं, बड़े लंबे अरसे से इस पूरे मामले को ट्रैक कर रहे हैं। राकेश, मैं इकलौता सवाल, जिस सवाल के पीछे का सत्य मैं आज आपसे समझना चाहती हूँ राकेश, वो इकलौता
इकलौता सवाल ये है कि क्योंकि कैबिनेट के उस नोट का जिक्र करूंगी, कैबिनेट का वो नोट जो राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल किया गया, अरविंद केजरीवाल की इसमें भूमिका क्या? क्योंकि ईडी ने आज जो दलीलें रखी उसमें संजय सिंह का नाम है, उसमें विजय नायर का नाम है, उसमें अरुण पिल्लाई का नाम है, उसमें के कविता का नाम है, मनीष सिसोदिया का नाम है। लेकिन क्या अब ये आगे इंटरोगेशन बढ़ते बढ़ते दिल्ली के उप मुख्यमंत्री तक भी पहुंचेगी? जी बिल्कुल। देखिए, कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं नई कहानी ना बन जाए, क्योंकि जिस तरीके से ईडी ने ये कहा कि संजय सिंह ने फोन करके कहा किसी को कि आप पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करिए, केजरीवाल के संज्ञान में था, तो ऐसा लगता है कि जैसे ही के कविता की से पूछताछ ईडी करेगी, सिसोदिया की हिरासत मिली गई है, और जैसे ही और ईडी ने कोर्ट के समक्ष गरिमा ये कही दिया है कि देखिए इसमें सब लोग सम्मिलित हैं। जो किकबैक था 100 करोड़ का, जो मनी ट्रेल है, विजय नायर जिस तरीके से मध्यस्थता कर रहा था साउथ लॉबी से, दिनेश अरोड़ा की बात आई, बुची बाबू गोरांटला की बात आई। बुची बाबू ने तो अपनी बातचीत में ये जब सुनवाई चल रही थी तो ईडी ने कहा कि बुची बाबू ने साफ तौर पे कहा है कि सिसोदिया और के कविता के बीच पॉलिटिकल रिलेशन है। और जब ये पॉलिसी बन रही थी उसके बाद जो है दिल्ली के अपार्टमेंट में दोनों के बीच बातचीत भी हुई और एक एक बात साउथ लॉबी को पहुंच रही थी। और जब दोनों के बीच बातचीत हुई तो L1 लाइसेंस देने की बात हुई, यानी कि पॉश इलाके में और जहां महंगी शराबें बिकती हैं उनको लेकर के कविता और सिसोदिया के बीच जब बातचीत हुई तो के कविता ने कहा मैं ईडी के जिरह की बात कर रहा हूं। जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तब ईडी का कहना था कि जब दोनों के बीच बात हुई तो के कविता ने कहा कि ये L1 लाइसेंस जो है साउथ ग्रुप को दिया जाए। यानी अब आई बात किकबैक की, 100 करोड़ रुपए किकबैक की, वो साउथ से मिलना था, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका विजय नायर की थी। और वो ये इसको जो है ये माना जाए ये सब कुछ शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने की नियत से किया गया, ये सत्य मान लिया जाए? जी बिल्कुल जी। देखिए यही ईडी ने कहा कि आखिर जो प्रॉफिट मार्जिन था उसको 12% से बढ़ा करके 5% से बढ़ा करके 12% क्यों किया गया? राकेश, समय की बाध्यता मेरे पास है, समय की बाध्यता मेरे साथ है, अन्यथा मैं और चीजें आपसे समझने की कोशिश करती, मैं और ज्यादा इस सत्य को खंगालने की कोशिश करती, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और के कविता एक नाम बार बार आ रहा है और वही नाम बेसिकली आज दिल्ली में नजर आया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी है, बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति की नेता है, नाम के कविता है। दिल्ली पहुंची थी ईडी के समन पर क्योंकि शराब घोटाले में उनसे भी पूछताछ होनी है, लेकिन उन्होंने क्या किया, लगे हाथ दिल्ली के जंतर मंतर को बना दिया विरोध का अड्डा और मुद्दा बनाया उन्होंने महिला आरक्षण का। केंद्र सरकार को जमकर घेरा, दोगलेपन का आरोप लगाया और कहा कि 2024 से पहले यह नरेंद्र मोदी के लिए अच्छा मौका है कि महिला आरक्षण विधेयक पर अब आगे बढ़ा जाए। 18 विपक्षी दलों को भी साथ ले आई, लेकिन इस पूरे घमासान में महिला आरक्षण विधेयक से ज्यादा मुखरता अगर किसी चीज में नजर आई तो वो थी ईडी और सीबीआई को घेरने में। ये रिपोर्ट देखिए, फिर कुछ और सत्य खंगालेंगे। अनेक प्रदेशों से बता रहे चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के अलग अलग। दिल्ली का जंतर मंतर आज विपक्षी पार्टियों के जमावड़े का केंद्र रहा और मुद्दा बना महिला आरक्षण विधेयक का। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी और बीआरएस की नेता के कविता ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। और वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस काफी जगहों से, अलग अलग स्टेट से आंगनवाड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ओडिशा से, केरला से आए हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस मुहिम में उन्हें 18 विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन मिला। तो पहले उनके भाषण में बोलते हैं कि महिला आरक्षण बिल पास करना मेरा सबसे प्रथम एक इंटरेस्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 9 सालों में उन्होंने किया नहीं है। लास्ट 2 सत्र बचे, तो हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी 2 सत्र है, पूरी बहुमत है, चांस है, मौका है।
के कविता को दिल्ली के शराब घोटाला मामले में ईडी का भी समन मिला है और 11 मार्च को उन्हें ईडी के सामने पेश भी होना है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने अपनी दलील में के कविता को शराब घोटाले के सूत्रधारों में शामिल बताया है। हालांकि जिस महिला आरक्षण विधेयक को लेकर यह हड़ताल हो रही है वो 2010 के बाद से ठंडे बस्ते में है और इस विधेयक को भी जानबूझकर लटकाने का आरोप विपक्ष केंद्र सरकार पर लगा रहा है। इतने छापेमारियों के बाद, पूरी सीबीआई ईडी लगाने के बाद, सारी जांच एजेंसियों की ताकत झोंकने के बाद क्या बरामदगी हुई आप बताइए, पूरे देश को सामने आकर बताइए। बीजेपी इसे सिर्फ भ्रष्टाचारियों को बचाने का हथकंडा करार दे रही है और बीजेपी का सीधा तर्क है कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से बचने के लिए महिला आरक्षण का ये मुद्दा उठाया जा रहा है। देखिए, महिला आरक्षण तो सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद बेईमानों को बचाना है। और आप देखिए, जो सहयोगी पार्टियां इस महिला आरक्षण जैसे बहुत ही संवेदनशील और जरूरी मुद्दे पर साथ जुड़ी हैं, लेकिन इसी विधेयक का पुरजोर उन्होंने न सिर्फ खंडन किया था बल्कि ठंडे बस्ते में डलवाया था। सवाल महिला आरक्षण का मुद्दा उठाने का है ही नहीं, प्रश्न सिर्फ टाइमिंग का है। क्योंकि 11 मार्च को के कविता ईडी के सवालों का सामना करेंगी और वो कह चुकी हैं कि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां मोदी से पहले ईडी पहुंच जाती है। तो सत्य चुनाव का गणित समझा जाए या फिर अपने भ्रष्टाचार के ऊपर महिला आरक्षण का मुलम्मा चढ़ाने की कोशिश। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। कोमल बहल मेरे साथ हैं, ज्यादा सत्य इस खबर का आप तक पहुंचा पाएंगी। कोमल, क्या माना जाए, क्योंकि दोनों पक्षों को हमने सुना। एक पक्ष कह रहा है कि बेईमानों को बचाने की कोशिश है, दूसरा पक्ष महिला आरक्षण के मुद्दे को सामने रख रहा है। ज्यादा बड़ा सत्य क्या है? क्योंकि ईडी और सीबीआई का खौफ नजर आ रहा है और ईडी के समन पर के कविता पहुंची है दिल्ली। देखिए गरिमा, अगर हम पूरी बात करें इस प्रदर्शन की, तो ये प्रदर्शन के तार जो है अब 2024 के चुनाव से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आज जंतर मंतर में दिल्ली, राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में भूख हड़ताल हमें देखने को मिला, इसके साथ ही आपको बता दें कि विपक्षी एकजुटता भी देखने को मिली। करीब 18 विपक्षी दलों ने इस भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से एक मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है मोदी सरकार को 2024 के चुनाव को लेकर के। लेकिन इस बीच जो अहम सवाल है गरिमा, वो ये खुद कविता से है, क्योंकि कविता पर खुद घोटाले के आरोप लग रहे हैं। ईडी ने उन्हें समन भेजा है, पूछताछ के लिए लगातार ईडी उन्हें बुला रही है। लेकिन इसके पहले 9 मार्च को भी ईडी ने उन्हें समन भेजा था और पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें बुलाया था। लेकिन उन्होंने अपने इस प्रदर्शन का ही हवाला देते हुए समय मांगा था। और कल चूंकि अब कविता की भी पेशी है, लेकिन पेशी के पहले कविता कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की भी कोशिश कर रही है, कि इमोशनल कार्ड भी खेलने की कोशिश कर रही है। कोमल, आपने इस्तेमाल किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए। पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है, क्योंकि ईडी के समन पर दिल्ली पहुंची 11 मार्च, यानी कि कल ईडी को उनसे इंटरोगेट करना है, पूछताछ करनी है और मामला शराब घोटाले यानी कि दिल्ली से जुड़ा हुआ है। और बड़ी मजबूती से ईडी ने आज राउज एवेन्यू कोर्ट में के कविता का नाम पूरे तथ्यों के साथ लिया है। लेकिन हम जिक्र सीबीआई और ईडी का कर रहे हैं। पूरे देश में घोटालों पर सीबीआई और ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन नजर आ रहा है। लैंड फॉर जॉब घोटाला भी 14 साल पहले हुआ, ऐसा ही घोटाला है जिसमें अब 74 साल के लालू यादव सहित पूरे परिवार पर तलवार लटकी है। पहले राबड़ी देवी से पूछताछ हुई, फिर लालू प्रसाद यादव से हुई और अब करीबियों के तकरीबन 15 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। इसमें न सिर्फ लालू की बेटियां शामिल हैं, बल्कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के घर को भी खंगाला गया है। ईडी का प्रहार, फंदे में लालू परिवार। नौकरी घोटाले में सीबीआई के बाद अब ईडी की एंट्री। लालू परिवार की बढ़ी मुश्किलें। जमीन के बदले नौकरी घोटाला लालू प्रसाद यादव के परिवार के गले की फांस बनता जा रहा है। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी से सीबीआई की पूछताछ के बाद अब जांच की आंच लालू यादव के करीबियों तक पहुंच गई है।
लैंड फॉर जॉब स्कैम में सीबीआई के बाद ईडी की एंट्री ने लालू यादव को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। ईडी ने आज लालू प्रसाद यादव के परिवार और करीबियों के तकरीबन 15 ठिकानों पर छापेमारी की। दिल्ली से लेकर मुंबई, पटना और गाजियाबाद में भी ये तलाशी अभियान चलाया गया। ईडी की टीम ने दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में स्थित बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के भी घर छापेमारी की। जिस समय ये छापेमारी हुई उस समय तेजस्वी यादव अपने घर पर ही मौजूद थे। जिन लोगों के घर पर छापेमारी हुई उनमें से कुछ के नाम आपको बताते हैं। ईडी की टीम ने आज लालू यादव की बेटी हेमा, रागिनी और चंदा, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, पूर्व आरजेडी विधायक अबू दोजाना के घर छापे मारे। पटना में जिस अबू दोजाना के घर ईडी ने छापेमारी की वो लालू प्रसाद यादव का बेहद करीबी माना जाता है। पेशे से बिल्डर अबू दोजाना पटना के सगुना मोड़ पर बन रहे बड़े मॉल का काम देख रहे थे। कहा जा रहा है कि ये मॉल लालू यादव के परिवार का ही है, लेकिन इसका काम अभी बंद पड़ा है। लालू यादव के परिवार और करीबियों पर ईडी का एक्शन शुरू होते ही सियासत भी शुरू हो गई। आरोपों का घमासान अपने चरम पर नजर आ रहा है। वो किसी की स्क्रिप्ट लेकर के जा रहे हैं। आज लालू जी की बेटियों पर, स्वयं तेजस्वी जी हमारे डिप्टी सीएम के घर पर जाकर के सर्च कर क्या हासिल करने के लिए एक बंद केस को खोल करके आपकी टीस है कि अगस्त के महीने में 2022 में जो सरकार गई ना, तो वो टीस आपने इन संस्थाओं के मध्य रख दिया। तो आप भ्रष्टाचार करिएगा तो जो सरकार आपके खंभों पर खड़ी है वो भी नहीं बचा पाएगी, क्योंकि कोर्ट ने मॉनिटरिंग किया, कोर्ट ने इंक्वायरी किया, कोर्ट ने आपको सजा दिया। तो जो बार बार तूफान खड़ा किया जा रहा है ये कंप्लीटली बेसलेस है, बेबुनियाद। इधर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बेहद तल्ख अंदाज में ट्विटर को हथियार बनाते हुए केंद्र सरकार पर एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ हमले किए। ईडी की छापेमारी से पहले सीबीआई राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव से अलग अलग पूछताछ कर चुकी है। नौकरी घोटाले में दोनों से सवाल दागे जा चुके हैं। ये अब ऑर्गेनाइजेशन संस्था नहीं है, अब ये कोऑप्टेड ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी का। जैसे उनके विद्यार्थी परिषद है, युवा मोर्चा है, उसी तरह से सीबीआई, ईडी और आईटी है। इस केस में 15 मार्च को लालू यादव के परिवार के लोगों को कोर्ट में पेश होना है, लेकिन उसके पहले ईडी और सीबीआई का एक्शन लालू यादव परिवार की मुसीबतें बढ़ा रहा है, क्योंकि जांच एजेंसियां 14 साल पुराने इस घोटाले का सत्य तलाशने के लिए कड़ी दर कड़ी जोड़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। मिताली चंदोला मेरे साथ है। मिताली, सत्य क्या वही है जो अभी मनोज झा के जरिए से हम सुन पाए? मनोज झा कह रहे हैं कि एक बंद केस को खुलवाना, रीओपन कराना, ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है, और फ्रस्ट्रेशन है चुनाव में हार की। क्या ये सत्य या फिर कुछ और? जो है आरोप प्रत्यारोप जो पॉलिटिकल होते हैं उस पर नहीं चलती है, साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर इन्वेस्टिगेशन मूव होती है। सीबीआई ने क्या कार्रवाई करी थी वो आपको पता है, और उसके बाद कोर्ट ने भी जो है, कोर्ट में जब चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी सीबीआई के माध्यम से, उसके बाद जो है 15 तारीख को कोर्ट ने समन भी किया गया है तमाम आरोपियों को जो उसमें चार्जशीटेड है। और अभी ईडी की एंट्री क्यों है? क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला क्लियर कट आ रहा है, जिसमें जो है जॉब के बदले जो है लैंड ली गई है, करोड़ों की जमीन जो है कौड़ियों के दाम पर ली गई थी। ये सारी जो ट्रेल ऑफ एविडेंसेस है ये ईडी के पास मौजूद है, जिसके चलते उन्होंने पहले रेड नहीं मारी है, पहले पूछताछ करी है। पहले राबड़ी कम से कम ये माना जा सकता है मिताली, सत्य यही है कि जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करते हुए जो हमारी जांच एजेंसियां, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो कैरी फॉरवर्ड कर रही हैं। खैर, लेकिन कुल मिला के पॉलिटिकल जो है वेंडेटा चलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद मिताली आपका इस बातचीत के लिए। भले ही 14 साल पुराना मामला है, लेकिन पुख्ता सबूत है और उसी आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। लेकिन अब तस्वीर आपको राजस्थान की दिखाते हैं, और राजस्थान के पावो सेंटर पर वीरांगनाओं का धरना प्रदर्शन नजर आया है। उस धरना प्रदर्शन में गहलोत सरकार से नाराजगी दिखी है। पहले कई दिन तक उप मुख्यमंत्री के आवास पर धरना दिया गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर इस मुद्दे ने सियासी रंग लिया और गहलोत सरकार के विरोध में सियासी चेहरे इसमें शामिल हो गए। ये पुलवामा के शहीदों की वीरांगनाएं हैं जो पिछले कई दिन से अपनी मांग को लेकर अड़ी हुई हैं। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट के घर से लेकर शहीद स्मारक तक धरने पर बैठी हैं।
इन वीरांगनाओं की मांग है कि अपने पति की शहादत के बाद देवर के लिए नौकरी का आश्वासन मिले। जब नौकरी का भरोसा नहीं मिला तो धैर्य जवाब दे गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर जाने की ठान ली, लेकिन पुलिस ने जाने की इजाजत नहीं दी। वीरांगनाओं का साथ देने बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी पहुंचे, लेकिन मुलाकात हो पाती इसके पहले पुलिस ने किरोड़ी लाल मीणा को भी रोक लिया। सांसद मीणा और पुलिस के बीच तीखी बहस भी हुई। संबंध में बात कर रहे हैं। बाप से बात कर रहे हो क्या? अभी आ रहे हैं सर। तुम्हारे बाप से बात कर रहे हो क्या? सांसद किरोड़ी लाल मीणा अड़े रहे, लेकिन पुलिस ने एक नहीं मानी और इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। हालांकि बाद में उन्हें जयपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने सांसद मीणा को रोकने की बात से किनारा किया है, लेकिन बीजेपी ने अशोक गहलोत की मंशा पर सवाल उठाए। देखिए, वीरांगनाओं का लगातार मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा था। जब भी कोई अनशन पर होता है तो उसको हम लगातार डॉक्टरों से चेक कराते रहते हैं ताकि कहीं स्वास्थ्य में कोई गिरावट नहीं हो जाए। उसी क्रम में कल दोपहर में भी डॉक्टर्स ने कहा था कि इन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किए जाने की आवश्यकता है। शाम को भी उन्होंने ये बात कही थी। हर कुछ घंटे में हम उन्हें चेक करा रहे थे। रात में चेक कराने के बाद में डॉक्टर्स ने कहा कि अभी बहुत आवश्यक है कि इन्हें तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए, इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए। तो रात में ही उन्हें शिफ्ट कराने की पूरी व्यवस्था की गई। शहीदों की वीरांगनाएं मांगों की अनदेखी का आरोप लगा रही हैं और ऐसे में सवाल ये है कि गहलोत सरकार इनकी मांगों को कब तक और क्यों नजरअंदाज कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देवेंद्र सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। देवेंद्र, सत्य यही समझना चाहते हैं जो प्रश्न मैंने अपनी रिपोर्ट में सबसे अंत में कहा कि क्यों और कब तक ये नजरअंदाजी, क्या कारण? देखिए, साफ तौर पर किरोड़ी इस पूरे मुद्दे को पुलवामा शहीद के जो वीरांगनाएं थी उसका जो स्टेट का जो पैकेज था उसको जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन भारत सरकार के और स्टेट गवर्नमेंट के जो नियम है उसमें केवल जो शहीद है उसके ब्लड के रिलेशन के लोग हैं उनको ही पैकेज का हकदार माना जा रहा है, जबकि जो वीरांगनाएं हैं वो अपने देवर और अपने देवर को सरकारी नौकरी दिलाना चाहती हैं, जबकि पैकेज में उनके जो खून का जो रिश्ता, बेटा जो है, बेटी जो है, पत्नी जो है, उन्हीं को मिल सकता है। ये कहीं टूटता हुआ दिख रहा है क्या देवेंद्र? ये डेडलॉक कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है क्या? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस पूरे मुद्दे पर राजनीति के मूड में हैं और कल बीजेपी इस पर जोरदार प्रदर्शन पूरे स्टेट में करने वाली है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पर राजनीति करने का आरोप बीजेपी पर लगा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र आपका इस बातचीत के लिए। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं और ये सत्य बना हुआ है कि डेडलॉक टूटता हुआ अभी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सियासत शामिल हो गई है। खैर, सत्य में अभी के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे। कल फिर कुछ और खबरों का सत्य आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।